Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 26th December 2021 and today's important nursing MCQs are: first question. The first case of novel coronavirus was identified in which state of China? ये बात हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का आइडेंटिफिकेशन या ओरिजिन चाइना कंट्री को माना जाता है, लेकिन आपको ये बताना है कि चाइना के किस स्टेज में सबसे पहले कोरोना वायरस पाया गया था। ऑप्शन ए बीजिंग में, ऑप्शन बी शंघाई में, ऑप्शन सी हुबोई में, ऑप्शन डी टिएजिन में। The right answer is option C, Hubei. The first case of novel coronavirus was identified in China, Wuhan, Hubei province. याद रखिएगा, चाइना के वुहान में हुबोई प्रोविनेंस में कोरोना का पहला केस मिला था। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे और उसके बाद वन बाय वन सभी ऑप्शंस को देखेंगे। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज बीन प्लेस्ड इन बर्ग्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन while awaiting surgical repair of fractured femur. What should the nurse check to perform a complete neurovascular assessment of a affected extremity? हॉस्पिटल में एज अ नर्स आप उस पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसकी फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है। इस पेशेंट में इस फ्रैक्चर्ड फीमर का सर्जिकल रिपेयर अभी कुछ देर बाद होगा। इस वजह से इस पेशेंट में बर्ग्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन लगाया गया है। इस पेशेंट में न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करने के लिए आप किस चीज का असेसमेंट करेंगे, इसे आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन 1 वाइटल साइंस एंड बाइलेटरल लंग साउंड्स। याद रखिएगा, कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट करना है आपको। न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट फर्स्ट ऑप्शन है वाइटल साइंस एंड बाइलेटरल लंग साउंड। ऑप्शन बी वार्मथ ऑफ द स्किन एंड टेम्परेचर इन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ऑप्शन 3 पेन लेवल and for the presence of edema into the affected extremity. Option 4 color, sensation, movement, capillary refill, pulse of affected extremity. फ्रैक्चर फीमर वाले पेशेंट में फ्रैक्चर्ड पार्ट का न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि इसके द्वारा न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 कलर, सेंसेशन, मूवमेंट, कैपिलरी रिफिल, पल्स। इन सभी के द्वारा हम न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अ कंप्लीट न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट इंक्लूड्स of a fractured extremity, color, sensation, movement, capillary refill, pulse. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमने ये जान लिया कि न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि बर्ग्स ट्रैक्शन या बर्ग्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन क्या होता है। Burke's extension traction is a type of skin traction used to alleviate muscle spasm and immobilize the lower limb.
सबसे पहली बात कि जो बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन है ये एक स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा, इसे प्रीवियसली पूछा भी गया है कि बर्क्स एक्सटेंशन किस प्रकार का ट्रैक्शन है, तो आप बताएंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन। अब फीमर फ्रैक्चर होने पर इस ट्रैक्शन को लगाने का क्या पर्पस होता है, तो याद रखिएगा ज़्यादातर फीमर फ्रैक्चर के केस में पेशेंट में सर्जिकल रिपेयर करवाना पड़ता है। जब तक पेशेंट की सर्जरी नहीं होती है इस पेशेंट में मसल स्पाज्म और लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए बर्क्स स्किन ट्रैक्शन लगाया जाता है। याद रखिएगा, पेशेंट में मसल स्पाज्म ना हो और उसके लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए बर्क्स स्किन ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये स्किन ट्रैक्शन किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। इट इज़ अप्लाइड बाय इलास्टिक bandages or adhesive, a foam boot or a sling, and counterweight and foot of the bed is elevated to provide the traction। देखिएगा, ये मान लीजिए किसी क्लाइंट का पैर है जो कि फ्रैक्चर्ड है। इस क्लाइंट के इस पैर के दोनों तरफ इस तरह से हम एडेसिव या बैंडेज लगा देंगे और इस बैंडेज को ऊपर से दूसरी बैंडेज से कवर करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्रैक्शन लगाकर यहाँ पर काउंटर वेट लटका देंगे ताकि ये जो लेग है इस डायरेक्शन में खिंचा हुआ रहे। इसे ही हम बर्क्स स्किन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बैंडेज और एडेसिव्स की सहायता से पेशेंट के लोअर लिम्ब पर हम एक ट्रैक्शन बनाते हैं और इसे ही बर्क्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है पेशेंट में मसल स्पाज्म ना डेवलप होए इसे प्रिवेंट करना और लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करना। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए पैलेग्रा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्क्रैवी, ऑप्शन डी पर्नीशियस एनीमिया। The right answer is option A। नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज को हम पैलेग्रा के नाम से जानते हैं। पैलेग्रा डिजीज is due to deficiency of niacin, niacin also known as vitamin B3। Question number 4, what is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in an adult for Z-track technique। अगर किसी अडल्ट में आपको Z-track टेक्निक के द्वारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो इसके लिए आप कौन सी साइट को चूज करेंगे। गौर कीजिएगा, अडल्ट की बात हो रही है यहाँ। ऑप्शन ए डेल्टॉइड, ऑप्शन बी रेक्टस फीमोरिस, ऑप्शन सी वेंट्रोग्लूटियल, ऑप्शन डी वेस्टस लेटरालिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अडल्ट्स के अंदर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बाय द Z-track टेक्निक वेंट्रोग्लूटियल रीजन में दिया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, वेंट्रोग्लूटियल रीजन। इसके अलावा अगर इन्फेंट्स के अंदर आपसे पूछा जाए कि IM इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है तो आप बताएंगे बच्चे की थाइस के अंदर मौजूद वेस्टस लेटरालिस मसल्स के अंदर IM इंजेक्शन लगाया जाता है। Question number 5, a client receiving morphine sulfate
शुड बी ऑब्जर्व्ड फॉर। एक पेशेंट जिसे मॉर्फिन सल्फेट दिया जा रहा है तो उसमें आप किस चीज़ के लिए ऑब्जर्व करेंगे? ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन बी ब्लड डिस्कैरियासिस, ऑप्शन सी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन डी जॉन्डिस। मॉर्फिन सल्फेट एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जब भी हम क्लाइंट को मॉर्फिन सल्फेट जैसी ओपियोइड ड्रग्स देते हैं तो हमें क्लाइंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन्स रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं और पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जैसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं। सो ऑलवेज अलर्ट फॉर द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इन अ क्लाइंट who is receiving morphine sulfate drug. Important question. Ramsay scale is used for the assessment of. Ramsay scale का इस्तेमाल आप किसके असेसमेंट के लिए करेंगे? ऑप्शन ए सिडेशन, ऑप्शन बी एनजीएस पेशेंट, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी अराउजल। रैमसे स्केल का इस्तेमाल किसके असेसमेंट में किया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रैमसे सिडेशन स्केल ही इसका पूरा नाम है। रैमसे स्केल का इस्तेमाल सिडेशन के असेसमेंट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यूज इज ड्यू टू। अगर किसी क्लाइंट के बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होता जा रहा है तो ये किसकी वजह से है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के कारण, एक्सेस ऑफ विटामिन डी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के कारण या फिर एक्सेस ऑफ विटामिन सी के कारण। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, कैटलिस्ट कर देता है। अगर पेशेंट की बॉडी में सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी कैल्शियम डिपॉजिट होने लग रहा है तो इसका मतलब है कि विटामिन डी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। याद रखिएगा, विटामिन सी जो है ये आपके आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि विटामिन डी जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज टू एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन अडल्ट, हाउ शुड दिस बी एडमिनिस्टर्ड। अगर किसी क्लाइंट में, किसी अडल्ट क्लाइंट में आपको आयरन इंजेक्शन लगाना है तो आप किस मेथड के द्वारा इसे एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियसली इनटू द आर्म, ऑप्शन बी इंट्राडर्मली इनटू द फोरआर्म, इंट्रामस्कुलरली इन डेल्टॉइड, Z-track intramuscularly into the gluteus region. The right answer is option D. हमेशा याद रखिएगा, आयरन जो है ज़्यादातर Z-track इंट्रामस्कुलर रूट से ग्लूटियस मसल्स में अडल्ट में दिया जाता है। अगर आपको अडल्ट के अंदर इंट्रामस्कुलर रूट से आयरन देना है तो इसके लिए Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करना आवश्यक है। Z-track टेक्निक का इस्तेमाल उन ड्रग्स में किया जाता है जो कि बॉडी में स्टेनिंग या इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। Z-track टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ड्रग के बैकफ्लो को भी रोक सकते हैं।
Question number 9. Let's see the question first. The nurse should make which statement to a pregnant client find to have gynecoid pelvis? अगर किसी फीमेल के असेसमेंट के दौरान आप ये देखते हैं कि उसमें गायनेकोइड टाइप का पेल्विस है, तो इस प्रेग्नेंट क्लाइंट को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, योर टाइप ऑफ पेल्विस हैज़ अ नैरो प्यूबिक आर्च। आप कहेंगे कि आपका जो पेल्विस है उसमें नैरो प्यूबिक आर्च है। ऑप्शन टू, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। आपका पेल्विस लेबर और बर्थ के लिए बिल्कुल बढ़िया है, मोस्ट अच्छा है। ऑप्शन थ्री, योर टाइप ऑफ पेल्विस इज वाइड पेल्विस बट इट हैज़ शॉर्ट डायमीटर। आपका जो पेल्विस है वो काफ़ी वाइड पेल्विस है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी शॉर्ट है। ऑप्शन फोर, you will need a cesarean section because this type of pelvis is not favorable for vaginal delivery। आप उस क्लाइंट से कहेंगे कि आपका जो पेल्विस टाइप है उसमें वेजाइनल डिलीवरी करवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सिजेरियन सेक्शन करना होगा। चूज योर आंसर एंड पुट योर आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन if the woman having gynecoid type of pelvis, what statement is correct? The right answer is option 2। गौर कीजिएगा, गायनेकॉइड टाइप का जो पेल्विस होता है वो लेबर और चाइल्ड बर्थ के लिए मोस्ट फेवरेबल माना जाता है, सबसे सही और सटीक पेल्विस टाइप माना जाता है। अगर पेल्विस टाइप्स की बात की जाए तो वुमेन में टोटल 4 टाइप के पेल्विस पाए जाते हैं। आइए वन बाय वन इनकी बात करें। अ गायनेकॉइड पेल्विस इज नॉर्मल फीमेल पेल्विस एंड इट इज़ द मोस्ट फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल लेबर एंड बर्थ। जिन वुमेन्स के अंदर गायनेकॉइड टाइप का पेल्विस होता है उनमें लेबर और डिलीवरी के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या कम से कम होती है। इसे हम नॉर्मल फीमेल पेल्विस के नाम से जानते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 45% वुमेन्स में इसी प्रकार का पेल्विस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रॉइड टाइप ऑफ पेल्विस रिजेंबलिंग टू अ मेल पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस जो है मेल पेल्विस को कहा जाता है, would be unfavorable for labor because of the narrow pubic plains। एंड्रॉइड टाइप का जो पेल्विस होता है उसमें जो पेल्विक प्लेन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, वो काफ़ी नैरो होते हैं और इस प्रकार के पेल्विस वाली वुमेन्स में लेबर और डिलीवरी के दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती हैं। थर्ड टाइप का जो पेल्विस है इसे हम एंथ्रोपॉइड पेल्विस के नाम से जानते हैं। हैज़ अ आउटलेट दैट इज एडिक्वेट with a normal or moderately narrow pubic arch। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है इसका जो आउटलेट पोर्शन है, नीचे वाला हिस्सा है, वो तो सफिशिएंट होता है, एडिक्वेट होता है, लेकिन जो इसकी प्यूबिक आर्च होती है वो नैरो होती है। इन दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बिहाफ पर आप एंथ्रोपॉइड पेल्विस को पहचान सकते हैं। लास्ट टाइप आता है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस को आप फ्लैट पेल्विस के नाम से भी जानते हैं। चपटा, ये जनरली देखने में थोड़ा चपटा पेल्विस होता है। इट हैज़ अ वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर। इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, बट द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इज शॉर्ट। लेकिन जो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसकी वजह से जो इसका आउटलेट है, नीचे वाला भाग है, वो काफ़ी इनएडिक्वेट होता है, पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार से याद रखिएगा, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस जिसे आप फ्लैट पेल्विस के नाम से जानते हैं, एंथ्रोपॉइड पेल्विस जिसका आउटलेट तो एडिक्वेट होता है लेकिन नैरो प्यूबिक आर्च होती है, एंड्रॉइड पेल्विस मेल पेल्विस को कहा जाता है, और गायनेकॉइड पेल्विस जो है वो परफेक्ट फीमेल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन के इज essential for option A for blood viscosity, option B blood thinning, option C blood clotting, option D blood thickening. विटामिन के क्या काम करता है, क्यों आवश्यक है, इसे आपको बताना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है. आइए इसके बारे में और जानें. विटामिन के इज इसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन फॉर क्लॉटिंग. याद रखिएगा, विटामिन के बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण नहीं हो सकता, उनका एक्टिवेशन नहीं हो सकता. इसी वजह से विटामिन के क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल माना जाता है. टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. विटामिन के की भी आपको दो फॉर्म्स में देखने को मिलेगा. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. विटामिन के1 जिसे आप फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये आपको हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है. इसके अलावा विटामिन के2 जिसे आप मीनाक्विनोन के नाम से जानते हैं, और ये प्राइमरीली मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, और इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन के1 की तुलना में अधिक होता है. याद रखिएगा, विटामिन के2 का एब्जॉर्प्शन विटामिन के1 की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है, और ये आपको एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज. ब्लड में नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट कितना होता है? प्रीवियस वीडियो में हमने इसे डिस्कस किया था. ऑप्शन ए 1 to 2%, 5%, 10% और 25%. The right answer is option A. नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट 1 to 2% होता है. Reticulocyte is the last immature stage of RBC. Reticulocyte normally constitutes 1% of circulating RBCs. प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि अगर किसी क्लाइंट को पर्नीशियस एनीमिया है तो उसे विटामिन B12 दिया जाता है. विटामिन B12 आरबीसी को मैच्योर करता है, और इस पेशेंट का यदि ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें रेटिक्यूलोसाइट काउंट 1% मिलता है तो इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था. तो हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में रेटिक्यूलोसाइट जो कि लास्ट इमैच्योर आरबीसी टाइप है वो 1% मिलती है तो उस पेशेंट में विटामिन B12 इफेक्टिव है, क्योंकि 99% जो सेल्स हैं वो मैच्योर हैं, और यही हम चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. बर्थ वेट ऑफ द चाइल्ड ट्रिपल्स बाय. जन्म के समय बच्चे का जितना वजन है वो किस उम्र पर 3 गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 साल पर, ऑप्शन बी 6 महीने पर, ऑप्शन सी 1.5 साल पर, ऑप्शन डी 2 साल पर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज 1 ईयर ऑफ एज. मान लीजिए किसी बच्चे का वजन जन्म के समय x है, तो 6 मंथ्स की एज पर ये 2x हो जाता है यानी डबल हो जाता है, और 1 ईयर की एज पर ये ट्रिपल हो जाता है यानी 3 गुना हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. ऑल ऑफ द फॉलोइंग nursing interventions are correct when using Z-Track method of injection except. अगर किसी क्लाइंट में आप Z-Track टेक्निक द्वारा IM इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय कौन सा इंटरवेंशन सही नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए प्रिपेयर अ इंजेक्शन साइट विथ एल्कोहल, ऑप्शन बी यूज अ निडल दैट एटलीस्ट 1 inch लॉन्ग,
ऑप्शन सी एस्पायरेशन ऑफ ब्लड बिफोर इंजेक्शन, ऑप्शन डी रब द साइट वाइग्रसली आफ्टर द इंजेक्शन। कौन सा इंटरवेंशन इस समय सही नहीं माना जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कभी भी Z-ट्रैक मेथड के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद आप इंजेक्शन साइट पर मसाज नहीं करेंगे, उसे रब नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत माना जाता है। इंजेक्शन लगाने से पहले इंसर्शन साइट को अल्कोहल द्वारा क्लीन करके साफ किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा 1 इंच साइज की नीडल यूज़ कर सकते हैं और हमेशा जब भी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे तो एस्पायरेट करके देखेंगे। एस्पायरेशन का मतलब सिंपली ये है, जैसे ही पेशेंट की बॉडी में आपने नीडल इंसर्ट करी तो नीडल इंसर्ट करने के बाद मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले आप अपने प्लग को, इंजेक्शन के प्लग को हल्का सा पीछे खींचकर देखेंगे। अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं आता है तो आप ये मानेंगे कि इंजेक्शन बिल्कुल सही जगह पर है, आप उसे मेडिसिन को वहाँ डिलीवर कर देंगे। अगर किसी समय एस्पायरेट करने पर वहाँ पर ब्लड आ जाता है तो इसका मतलब है आपने गलत जगह पंचर कर दिया है। तुरंत आप इंजेक्शन को निकाल लेंगे और मेडिसिन को डिस्कार्ड करेंगे और फिर नई मेडिसिन लेकर पेशेंट में इंसर्ट करेंगे। इन बातों का ख्याल रखना बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज़रूरी है। Next question, very important. In BMW, human anatomical waste should be segregated in which color bag? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को आप किस बिन में, किस कलर बिन में सेग्रीगेट करेंगे? ऑप्शन ए येलो बैग में, ऑप्शन बी रेड में, ब्लैक में, ब्लू में। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर प्लेसेंटा का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं या कोई भी एम्प्यूटेटेड बॉडी पार्ट ले सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हमेशा येलो कलर बिन में कलेक्ट किए जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट्स, ड्रेसिंग मटेरियल, ब्लड बैग्स, एग्जामिनेशन ग्लव्स सॉइल्ड विथ ब्लड डिस्कार्डेड इन येलो बैग। याद रखिएगा, जितने भी एनाटॉमिकल पार्ट्स हैं, ड्रेसिंग मटेरियल हैं, ब्लड बैग हैं और एग्जामिनेशन ग्लव्स जो कि सॉइल्ड हैं ब्लड में, उन सभी को हम येलो कलर बैग में डिस्कार्ड करेंगे। बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, अ 61 years old client with a history of chronic renal failure is admitted with a possible appendicitis. Based on this history, which acid base imbalance is most likely to be found when laboratory tests are assessed? आपको बताना है कि अगर किसी पर्सन को क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो उसमें कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। सिंपली आपके ऑप्शंस हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्रॉनिक रीनल फेलियर में आपको बताना है कौन सा एसिड बेस बैलेंस देखने को मिलेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। याद रखिएगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर होने पर मोस्ट कॉमनली क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक acidosis. Next question, which drug
used for the closure of PDA, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के क्लोजर के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल की जाएगी? डोपामीन, फिनोबार्बिटॉन, इंडोमेथासिन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। पीडीए के क्लोजर के लिए हम इंडोमेथासिन देते हैं, इंडोमेथासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम was launched in NIDDCP, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1963 में, 1973 में, 1989 में, 1983 में? The right answer is option C. 1989 के अंदर NIDDCP लॉन्च किया गया था, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS gives immunization services to Integrated Child Development Services, इसके द्वारा किस उम्र के लोगों को इम्यूनाइजेशन सर्विसेज दी जाती हैं? ऑप्शन ए 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को, ऑप्शन सी ए एंड बी ऑप्शंस बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ICDS प्रोग्राम जो है इसके तहत 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स, इन सभी को इम्यूनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर, उस डिजीज का नाम बताना है आपको जिसमें पर्सन बेंट पोस्चर में चलता है, यानी झुककर चलता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी डेंगू। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चिकनगुनिया। चिकनगुनिया और पार्किंसन डिजीज़, ये दोनों ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें पेशेंट का जो वॉकिंग पोस्चर है वो बदल जाता है, पेशेंट झुककर चलने लगता है, बेंट पोस्चर में चलने लगता है। A nurse is assessing a client who is experiencing postmenopausal bleeding. The tentative diagnosis is endometrial cancer. Which finding in the client's history are risk factor associated with endometrial cancer? एक क्लाइंट जिसमें मेनोपॉज हो चुका है और मेनोपॉज होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग का टेंटेटिव डायग्नोसिस एंडोमेट्रियल कैंसर के रूप में माना गया है। आपको नीचे बताए ऑप्शंस में से उन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1 में है ओबेसिटी, ऑप्शन 2 में है मल्टीपैरिटी, ऑप्शन 3 में है सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन 4 में है अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, ऑप्शन 5 है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑप्शन 6 है प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स इनमें से कौन कौन से हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं। याद रखिएगा,
एंडोमेट्रियल कैंसर उन वुमेन्स में ज़्यादा होगा जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा है। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर होगा उतना ही ज़्यादा एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना रहेगी। इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 5, ऑप्शन 6। Obesity is a risk factor for endometrial cancer because adipose cells store estrogen and extent exposure to estrogen is the most significant risk factor। गौर कीजिएगा, जितने भी मोटे लोग होते हैं, ओबेस्ड पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर एडिपोज टिश्यूज़ में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और इसी एस्ट्रोजन की वजह से उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 5 में क्या है? फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर किसी क्लाइंट के प्रीवियस जनरेशन में एंडोमेट्रियल कैंसर था तो वहाँ पर भी उस पेशेंट को इसके होने की संभावना रहती है। बिल्कुल सही है ये। और ऑप्शन सी प्रीवियस हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर किसी क्लाइंट को कुछ समय पहले हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा आदान प्रदान हुआ है, उसका ज़्यादा एक्सपोजर दिया गया है, तो वहाँ पर भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अब रिमेनिंग ऑप्शंस की बात कर लें। अगर किसी वुमेन को मल्टीपैरिटी है, यानी वो एक से ज़्यादा बार गर्भ धारण कर चुकी है, तो उनके अंदर नल्लीपैरस वुमेन की तुलना में कम एस्ट्रोजन एक्सपोजर देखा जाएगा। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। याद रखिएगा, ऐसी वुमेन जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, उनमें एस्ट्रोजन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द मदर्स हु हैव प्रेग्नेंट। सो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग का एंडोमेट्रियल कैंसर से कोई सीधा रिलेशन नहीं है। ऑप्शन 4 में है अर्ली ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज। अगर किसी वुमेन में मेनोपॉज जल्दी हो जाता है तो उस सिचुएशन में एस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम होगा, तो यहाँ पर एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना कम रहेगी। इसके उल्टा यदि किसी वुमेन को मेनोपॉज बहुत ज़्यादा लेट होता है तो उस वुमेन में एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक एस्ट्रोजन के एक्सपोजर में रहेगी। सो होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27। द मदर ऑफ अ चाइल्ड विद ब्रोंकियल अस्थमा tells the nurse that the child wants a pet. Which of the following pets is most appropriate? एक बच्चा जिसे एक पेट पालना है, पालतू जानवर पालना है, और ये बच्चा अस्थमा से सफरिंग है। इस बच्चे के पेरेंट आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं, क्या मैं बच्चे की इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ? क्या मैं उसे पेट पालने की इजाज़त दे सकता हूँ? अगर हाँ, तो कौन सा पेट इस बच्चे को पालने के लिए एज अ नर्स आप अलाउ करेंगे जो कि अस्थमा से सफरिंग हो? ऑप्शन 1 कैट, ऑप्शन 2 फिश, ऑप्शन 3 ग्रिबिल। अस्थमा वाले पेशेंट कौन सा पेट पाल सकते हैं? The right answer is option 2. It is fish. इस क्वेश्चन के पीछे बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, अस्थमा क्या है? अस्थमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्लाइंट किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तब उसे अस्थमैटिक अटैक आ जाता है। तो जितने भी पेट्स होते हैं उन पर फीदर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और ये बाल जो हैं
अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, अस्थमेटिक अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं। इस वजह से हम सभी अस्थमेटिक पेशेंट्स को पेट को ना पालने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि कोई पेट पाले तो उसके लिए फ़िश जो है एप्रोप्रिएट पेट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि जो फ़िश है वो फ़िश टैंक में रहेगी तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो हम यहाँ पर इस बच्चे को फ़िश के लिए अलाउ कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में जो ग्रैबिल दिया गया था, ग्रैबिल एक माउस लाइक एनिमल होता है जो कि छोटा होता है लेकिन उसका देखने में वो चूहे जैसा लगता है, तो कैट और ग्रैबिल ये सभी इनएप्रोप्रिएट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर बताना है आपको। 5 to 10 mmHg, 10 to 15 mmHg, 15 to 20 mm of Hg, 20 to 25 mm of Hg. Normal portal venous pressure. The right answer is option A, 5 to 10 mm of Hg. Portal venous pressure means the pressure into hepatic portal vein. हेपैटिक पोर्टल वेन का प्रेशर ही पोर्टल वीनस प्रेशर के नाम से जाना जाता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू 5 to 10 mm ऑफ Hg के बीच होती है। अगर किसी वजह से ये प्रेशर 10 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानी जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेस देखे जा सकते हैं और इनके इस कंडीशन में ट्रीटमेंट के रूप में ब्लैकमोर सेंगस्टेकन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीआर इंटरवल इन ईसीजी, ड्यूरेशन बताना है आपको पीआर इंटरवल का। ऑप्शन ए 0.20 से 0.35 सेकेंड्स, 0.30 से 0.45 सेकेंड, 0.35 से 0.40 सेकेंड, 0.12 से 0.20 सेकेंड्स। What is the exact duration of PR interval? The right answer is option D. याद रखिएगा, नॉर्मल पीआर इंटरवल 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स का होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, ऑप्शन सी मालाडी, ऑप्शन डी लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। The right answer is option D, levonorgestrel. Levonorgestrel is a emergency contraceptive. Thank you so much everyone for watching this complete video. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल विद द सेम नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।